जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का लूसेंट सीरीज चल रहा है। लूसेंट सीरीज में अभी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और इस पॉलिटी का भी साथ में, ठीक है। और साइंस में भी सीरीज चल रहा है। साइंस में फिजिक्स चल रहा है, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट होगा सर, है ना? अच्छा, आज लास्ट है फिजिक्स का। अच्छा ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम, ठीक है। ग्रुप डी का मतलब फॉर्म अभी नोटिफिकेशन आ गया है और उम्मीद है एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो अभी से टारगेट बनाइए सभी को एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उसके लिए हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है सारा टॉपिक का, तो उसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से और रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो क्या था टॉपिक आज? पता नहीं चलता है ना। खिलजी वंश, ठीक है। नहीं, गुलाम। हम लोग इससे पहले मोहम्मद गौरी तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आप लोग के बीच बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने शासकों ने शासन किए थे? कुल कितने वंश, कुल कितने वंश थे? तो 5, ठीक है। कितने थे? 5 वंश थे, ठीक है। शासक पूछे तो बहुत थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किए थे, तो कितने? 5 वंश। कितने वंश? 5 वंश। तो बताइए कौन कौन सा वंश? गुलाम वंश, बहुत अच्छा। खिलजी वंश, तुगलक वंश, उससे पहले था सैयद वंश, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। तो इसका जैसा कि हम लोग सस्ता सा एक ट्रिक जानते हैं, गुल खिले तो सांस लो, ठीक है। तो गुल खिले तो सूंघ लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है। तो गुलाब मतलब हो गया गुलाम वंश, ठीक है। तो से हो गया तुगलक वंश। अच्छा, खिले, हाँ खिले, तो खिले से हो गया खिलजी वंश, ठीक है। तो हो गया तुगलक वंश, ठीक है। सूंघ लो मतलब सैयद वंश, ठीक है। अल्लो से हो गया लोधी वंश। तो हो गया कंप्लीट। 5 तो पढ़ लिया हम लोग। बताइएगा कि गुलाम वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है? मामलुक वंश, ठीक है। मामलुक वंश कह सकते हैं, दास वंश कह सकते हैं। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश क्या हुआ? अच्छा, तो गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बताइएगा कि आप बताइएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो गुलाम वंश का कितना दिन तक समय अवधि था? हाँ, बहुत अच्छा। 1206 से 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, ठीक है। वही बताइएगा खिलजी वंश। तो 1290 जब उसका खत्म हुआ तो इसका स्टार्ट होगा। तो 1290 से 1320 तक, ठीक है। हाँ, 1290 से 1320 तक कौन सा वंश? खिलजी वंश, ठीक है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। वही बताइएगा तुगलक वंश 1320 से, ठीक है। इसमें लिखा है 1320 से 1398, ठीक है। लेकिन 1320 से उसको हम पढ़ेंगे 1414 तक, ठीक है। 1320 से 1414 तक, ठीक है। 1320 से 1414 तक कौन सा वंश? तुगलक वंश, ठीक है। अगर पूछेगा दिल्ली का सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला वंश कौन सा? तुगलक वंश, ठीक है। और वही सबसे कम खिलजी वंश, ठीक है। सबसे कम खिलजी वंश। बताइएगा सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 में खत्म हुआ। तो 1414 से 1451 तक, ठीक है। 1414 से 1451 तक। और लास्ट है लोधी वंश, ठीक है। हाँ, 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक। और 1526 में युद्ध होता है, ठीक है। हाँ, कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। और उसके बाद होता है मुगल वंश की स्थापना, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने, ठीक है। बाबर आजम, बाबर ने। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो वो थे मोहम्मद गौरी के, ठीक है। किसके? मोहम्मद गौरी के, ठीक है। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 1206 में, ठीक है। कब हुई थी? 1206 में उसकी हत्या हुई। इसके बाद गुलाम वंश का स्थापना हुआ, ठीक है।
तो उसकी हत्या कैसे हुई थी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। हाँ हाँ, तो इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे कि खोखर जनजाति, ठीक है, खोखर जनजाति में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने में इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, या मृत्यु हो गई थी। हो गया। जी सर। अगला बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था। 13 अक्टूबर। कहने का अर्थ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था, 11 तो 1206 में, ठीक है, 24 जून 1206 में, ठीक है, 24 जून 1206 में। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसने लाहौर। लाहौर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। लेकिन वहीं पे अगर पूछे कि लाहौर से फिर दिल्ली, लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी किसने लाया था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, किसने लाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने कहाँ से, लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। हो गया। यस सर। अगला बताइएगा कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, लाख बख्श की उपाधि। तो बताना है आपको कि सुल्तान की उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्मानित किया गया था क्या, हाँ नहीं किया गया था, ठीक है, सुल्तान की उपाधि से नहीं मिला था, ठीक है। सुल्तान की उपाधि से सम्मानित होने वाला प्रथम शासक कौन थे, मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी थे। सब उल्टे पुल्टे। तो क्या थे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन थे, मोहम्मद गजनी, ठीक है। लेकिन सुल्तान की उपाधि इसे नहीं मिला था, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अच्छा, बताना है कि खलीफा से इसको जो है संवैधानिक स्वीकृति मिला था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था, वो इल्तुतमिश को मिला था। किसे मिला था, इल्तुतमिश को मिला था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चंस है कि इसमें दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि खलीफा से उसको मान्यता लेना होता था, ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता नहीं मिला था, ठीक हो गया। हाँ, ना ही सुल्तान की उपाधि मिला था इसे, और ना ही खलीफा से इसको जो है स्वीकृति मिला था, ठीक है, हो गया। अगला बताइएगा कि सिपहलसार की उपाधि किसे मिली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अगर पूछे कुरान खान की उपाधि किसे मिली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, किसे मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए सवाल तो मलिक की उपाधि किसे मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये सब साधारण सा उपाधि था, जैसे हम लोग देख लिए क्या क्या कि लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श क्यों कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान देते थे, ठीक है, लाखों में दान देते थे वो, तो लाख बख्श। उसके बाद था सिपहलसार, ठीक है, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद मलिक किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद कुरान खान, कुतुबुद्दीन ऐबक को। हो गया। जी सर। अगला बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ करवाया था, अजमेर में, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। वहीं बताइएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। वहीं बोले 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अच्छा बताइएगा 2.5 दिन के झोपड़ा पहले क्या था, एक सरस्वती मंदिर था, ठीक है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था, नहीं, उसका चौहान वंश के, ठीक है, चौहान वंश के विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है, किसने, विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले था वहां पे। हो गया। अगला बताइएगा कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा, ठीक है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। लेकिन आज का ट्रेंडिंग में से चला है बंदा, ठीक है, क्या बोला जाता है, जो दिल्ली में बोला जाता है बंदा या फिर बंदी, ठीक है। तो इसी का जो है मतलब धीरे धीरे अपहरण शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो बंदगा क्या बोला जाता है, गुलामों को फारसी में बंदगा, ठीक है। तो बताइएगा कि सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था किसे, बंदगा, ठीक है, बंदगा को खरीदा जाता था, ठीक है, मतलब उसको रखा जाता था। तो उसे गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा, ठीक है, जिसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। हो गया। अगला बताइएगा कि कुतुब मीनार की स्थापना
ठीक है, किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था। ठीक है, लेकिन वहीं अगर पूछे कि इसका जो है निर्माण पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो बनवाया गया था वो किसके याद में बनवाया गया था? तो कुतुब, हाँ नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। ठीक है, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी के याद में, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। ठीक है, तो बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का कितना मंजिल बना था? तो इसका बना था 2, केवल पहली मंजिल। ठीक है, केवल पहली मंजिल बन सकी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा मंजिल बनवाया था? तो पहला मंजिल। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद फिर से 4 मंजिल बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो 4 मंजिल बनवाया, तो टोटल कितना मंजिल हो गया? 5 मंजिल। ठीक है, कितना मंजिल? 5 मंजिल। वही जो है बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से जो है उसमें भूकंप के कारण उसका नष्ट हो गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का। उसके बाद उसका मरम्मत किसने करवाया था? हाँ, तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। वहीं अगर पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बताना है उसकी ऊंचाई कितनी है? 234 फीट। जो 234 फीट। ठीक है, 234 फीट। वही अगर पूछे मीटर में कितना है? तो 72.5 मीटर निकाल लेंगे उसको। ठीक है, 72.5 या 73 मीटर रहे तो मार देना है। ठीक है, अगला बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले में। तो बताना है कि उसका निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। लेकिन अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाला, ठीक है, ऐबक का सेना नायक कौन थे? बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक थे। कौन? बख्तियार खिलजी, जिसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, हो गया। अब बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। ठीक है, कब हुई थी? ठीक है, तो बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? तो उसका चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान को बोलते हैं पोलो, जिसको बोलते हैं पोलो। ठीक है, तो पोलो जिसको बोलते हैं पोलो, और उसको चौगान भी बोलते हैं। ठीक है, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी मृत्यु। कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर। ठीक है, चौगान को हम पोलो भी बोलते हैं। बताना है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। ठीक है, पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। वही अगर पूछे वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। ठीक है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो बाकी सब तो जानते हैं। गुल्ली डंडा में कितना होता है? 2 ठो। ठीक है, मिनिमम 2 खिलाड़ी। मिनिमम हम पूछे, ठीक है, तो मिनिमम 2 खिलाड़ी। ठीक है, मैक्सिमम तो पूरा गांव वाला खेल सकते हैं। ठीक है, अगला बताना है कि मंगोल शासक चंगेज खां। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खां का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम? हाँ, तेमुचिन। ठीक है, क्या नाम था? तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन। चंगेज खां के बचपन का नाम तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन था। ठीक है, बताना है कि चंगेज खां के पिता का नाम क्या था? कोई बहादुर था। हाँ, बहादुर था। बहुत अच्छा। हाँ, येसुगाई। ठीक है, येसुगाई बहादुर। क्या नाम था? येसुगाई बहादुर। क्या नाम था? येसुगाई बहादुर। ठीक है, जो चंगेज खां के पिता थे। ठीक है, चंगेज खां के पिता का नाम था। ठीक है, क्या था? गंदे रहते थे। हाँ, बहुत गंदे रहते थे, बहुत खूंखार थे वो शासक। ठीक है, वो कहाँ से आए थे? चीन से नहीं, मंगोलिया से। ठीक है, मंगोलिया देख लीजिएगा मैप में कहाँ पे है, इसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, चीन के उत्तर में। ठीक है, हाँ, गोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी रेगिस्तान के जो है बगल में है कौन? मंगोलिया। ठीक है, हाँ,
हो गया। अगला सवाल बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जब मृत्यु हो गया, ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बने? आराम शाह, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बने? आराम शाह। और उसने कितने महीने तक आराम किया था? 8 महीने तक आराम किया था, मतलब शासन किया था, ठीक है। तो आराम शाह ने जो है 8 महीने तक शासन किया था। कहाँ पे? अपने दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। ऐसा बोलिए ना, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बने? आराम शाह, ठीक है। अगला बताना है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश, ठीक है। मतलब क्या आप लोग लगातार पूछेंगे? तो बताना है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश में, ठीक है। अगर वही पूछे कि चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला बताना है तुर्कान चहलगामी जिसे 40 गुलामों का संगठन, ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन कहा जाता है, उसका शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला बताना है कि आराम शाह की हत्या किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने करके दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। तो कब बैठा था? 1211 में, ठीक है। 1211 में, ठीक है। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 में राजगद्दी पर बैठा था। हो गया। अगला बताना है कि ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के समय, ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो है वहां का दिल्ली का गवर्नर कौन थे? दिल्ली का गवर्नर, हाँ, क्या नाम था? मतलब दिल्ली सल्तनत का गवर्नर कौन थे? बदायूं, ठीक है। क्या नाम था? बदायूं, ठीक है। कौन थे? बदायूं। तो ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं, सॉरी गलत, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, ठीक है। बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं का गवर्नर, ठीक है। और इल्तुतमिश जो थे वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है। कौन थे? गुलाम और दामाद भी थे, ठीक है। अगला बताना है कि अभी थोड़ा देर पहले भी पूछे कि दिल्ली से नहीं, लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने लाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। बताना है पहला शासक, ठीक है, वह पहला शासक कौन थे जिसने बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। अभी हम पीछे पूछे थे कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसे मिला था? मोहम्मद गजनी को, ठीक है, मोहम्मद गजनी को। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में किसे मिला? तो इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को मिला। हो गया। अगला बताना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में, ठीक है। 1236 में कब हुई थी? 1236 में, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई और उनका सोच था कि हम अपनी बेटी को जो है राजगद्दी सौंप देंगे, ठीक है। तो बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान, ठीक है। क्योंकि उसका बेटा, वो जानता है कि मेरा बेटा जो है निकम्मा निकलेगा, ठीक है, इसीलिए उसने क्या सोचा था कि रजिया सुल्तान को गद्दी सौंप देंगे, ठीक है। लेकिन जो है इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश के पुत्र थे, ठीक है, जो इल्तुतमिश के कौन थे? पुत्र थे, ठीक है। बनना था रजिया सुल्तान को, लेकिन बन गया कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज बन गए जो एक अयोग्य शासक, मतलब वो शासन करने लायक नहीं था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको बनाया गया था। शासन कौन कर रहे थे? हाँ, जो इल्तुतमिश की पत्नी थी वो, तो उनका नाम क्या था? शाह तुर्कान, ठीक है। शाह तुर्कान, क्या नाम था? शाह तुर्कान, ठीक है। तो शाह तुर्कान ने शासन कर रहे थे। शाह तुर्कान दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहे थे, मतलब बैठे थे, हाँ बैठे थे रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन संभाल रहे थे कौन? तो शाह तुर्कान, ठीक है, जो फिरोज की माँ थी, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, ठीक है। हाँ, यानी इल्तुतमिश की पत्नी थी। हो गया। अब बताना है कि लेकिन वहां क्या हुआ
कि जब ये अयोग्य शासक बैठे तो वहां के अमीरों ने जो है, अमीरों को बर्दाश्त नहीं होने लगा था, ठीक है, क्योंकि एक योग्य शासक होना चाहिए था। तो क्या किया उन्होंने, सब मिलकर षड्यंत्र करने लगे, ठीक है, षड्यंत्र करने लगे और उसके बाद रुकनुद्दीन को हटा दिया, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठे? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो प्रथम महिला, मुस्लिम महिला थी कौन? रजिया सुल्तान। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े थे कश्मीर के बारे में। तो रजिया सुल्तान से पहले अगर पूछे कि कश्मीर की शासिका कौन हुई थी? रानी दिद्दा। कौन हुई थी? रानी दिद्दा, ठीक है, जो किस वंश के थी? लोहार वंश, ठीक है, मतलब कि उत्पल वंश से लोहार वंश में गई थी, ठीक है। तो क्या नाम था? रानी दिद्दा, हो गया। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम कौन बनी? रजिया सुल्तान, हो गया। हाँ, पूछने भी तो कम से दीजिए कम से कम। अगला है कि रजिया सुल्तान ने, ठीक है, रजिया सुल्तान ने क्या किया था कि पुरुषों की तरह, ठीक है, पुरुषों की तरह उसने, हाँ बोलिए बोलिए, चोगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं काबा, ठीक है, चोगा और कुला, ठीक है, चोगा और कुला, चोगा को बोलते हैं काबा और कुला को बोलते हैं टोपी, ठीक है, पहनकर खुले मुंह से, मतलब कि खुले मुंह, हाँ, बिना, मतलब उसने बुर्खा लगाता है ना, तो वो नहीं लगाती थी और वो शासन करने बैठती थी, ठीक है। तो ये सब भी बहुत किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ वहां पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि रजिया ने एक जो है सरदार को नियुक्त किया था, ठीक है, घोड़े का सरदार, मतलब जिसने उसे घोड़ा सिखा रहा था। तो उनका क्या नाम था? मलिक याकूत। उसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था? मलिक जमालुद्दीन याकूत, ठीक है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे याकूत, ठीक है, क्या रखेंगे? याकूत, ठीक है। तो रजिया सुल्तान ने एक सरदार को नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था? याकूत, ठीक है, सीधे याद रखिए, याकूत, हो गया। अगला बताना है कि लेकिन रजिया ने शादी किया था। तो रजिया ने शादी किया था, किससे शादी किया था? अल्तुनिया से। किसे? अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया कहाँ के शासक थे? भटिंडा, ठीक है, कहाँ थे? भटिंडा के। तो भटिंडा किस राज्य में है? पंजाब में, ठीक है। तो अगर पूछे कि अल्तुनिया, ठीक है, जिससे रजिया सुल्तान ने शादी किया था, वो कहाँ के शासक थे? पंजाब, भटिंडा के, ठीक है, भटिंडा के शासक थे, हो गया। अगला बताना है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी किस स्थान पर? कैथल, ठीक है, कैथल नामक स्थान पे, ठीक है, कैथल नामक, हाँ, कैथल नामक स्थान पे उसका युद्ध हो गया था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। कहानी तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला बताना है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, ठीक है, वहां के दिल्ली का सुल्तान कौन बने? बहराम शाह, ठीक है, कौन बने? बहराम शाह, ठीक है। तो बहराम शाह भी बने, लेकिन वो उतना कोई खास शासक नहीं थे, ठीक है। तो बहराम शाह को जो है बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी 1242 में। कब की थी? 1242 में। और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बने थे? नहीं, नसरुद्दीन शाह नहीं, ठीक है, महमूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह कौन बने? अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, हाँ, अलाउद्दीन मसूद शाह बने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि चालीसा दल सुने थे? तो चालीसा दल से ही एक गुलाम थे बलबन, ठीक है, क्या नाम था? बलबन। तो वो सबको भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था, ठीक है, कि उस सबको रहते हुए कोई दूसरा शासक बन जाए, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो उसने क्या किया? षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, ठीक है, किसने? बलबन ने। और आखिर में उसे जो है सफलता मिल गई और अलाउद्दीन मसूद को हटाकर, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद को हटाकर जो है बलबन ने सुल्तान बनाया था। किसे? नसरुद्दीन महमूद को, ठीक है, किसे बनाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद को। तो कब बनाया था? इसको 1242 में। रजिया के बाद आया था बहराम शाह, उसके बाद आया आपका मसूद शाह, हाँ, ठीक है, मसूद शाह के बाद जो है आया था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, हो गया। अगला बताइएगा कि उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो बलबन शाह को, बलबन शाह नहीं, बलबन को, ठीक है। उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो बलबन को, ठीक है। तो बलबन का पुत्र ये जो था, नहीं, बलबन की एक पुत्री थी, ठीक है, बलबन की एक पुत्री थी। तो उसने सोचा कि एक बढ़िया सा राजा था
जिसका नाम था, जिससे उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, उसका नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जिसने टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, क्या सिलकर? टोपी सिलकर। ठीक है, तो उसने सोचा कि इससे बढ़िया हमको राजा नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा साधा कंजूस है ये था। ठीक है, टोपी सिलकर गुजर चलाता था, तो उसने क्या सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दें। ठीक है, तो क्या होगा कि पुत्री को संभालेगा और हम गद्दी को संभालेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री की विवाह किससे करवा दिया? नसरुद्दीन मोहम्मद से। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद बलबन जो है खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो बताना है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? नहीं, बहाउद्दीन। ठीक है, क्या नाम था? बहाउद्दीन। हाँ, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। ठीक है, और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। ठीक है, और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश ऐबक का। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि जो चालीसा दल चल रहा था, ठीक है, मतलब हुआ क्या कि ये भी चालीसा दल में ही से था, तो बाकी जो 39 था वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी गुलाम तुम भी गुलाम, तुम शासक बन गया हम इसी तरह रह गए। तो उसने क्या किया कि तुर्कान चहलगामी, जिसको चालीसा दल बोलते हैं, उसको ही नष्ट कर दिया। ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। ठीक है, बेसिक टेंट आएगा नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, खत्म कर दिया। तो अगर सवाल पूछे कि तुर्कान चहलगामी को किसने नष्ट किया था, तो बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, अगला बताना है कि बलबन जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और कब बैठा था? 1266 में। ठीक है, कब बैठा था? 1266 में। ठीक है, अब क्या हुआ कि बलबन को जो है, चूंकि वो गुलाम था तो उसको कोई ज्यादा वैल्यू देता नहीं था। ठीक है, और हइयो था खराब देखने में, तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। उसने क्या किया, प्रथा लागू किया। ठीक है, वैल्यू लेने के लिए। तो बताना है कि उसने 2 प्रथा लागू किए थे। कौन कौन सा प्रथा? सिजदा और पेबोस। ठीक है, तो अगर पूछे सिजदा एवं पेबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। ठीक है, किसने शुरू किया था? बलबन ने। तो बताना है कि सिजदा का अर्थ क्या होता है? सजदे में जाना नहीं, सर झुका के प्रणाम करना। ठीक है, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, हाँ, मतलब सर झुका के प्रणाम करना, उसको बोलते हैं सिजदा। और वहीं एक प्रथा पेबोस। पेबोस का अर्थ क्या होता है? हाँ, लेट करके पैरों को चूमना। ठीक है, तब ना उसको किसका? शासक को। ठीक है, जो शासक रहते थे उसका, मतलब इज्जत लेने के लिए। हाँ, मतलब वैल्यू लेने के लिए। उसको कोई वैल्यू नहीं देता था तो क्या करेगा, उसने प्रथा शुरू किया। ठीक है, तो सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि एक ईरानी रीति रिवाज हुआ करता था, ठीक है, नवरोज, तो नवरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, फारसी रीति रिवाज, जिसको ईरानी फारसी कह सकते हैं, तो नवरोज का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, फारसी साल का पहला दिन होता है नवरोज। ठीक है, तो नवरोज का शुरुआत बलबन ने किया था। हो गया। उसने क्या किया, उसको वैल्यू नहीं देता था, उसने क्या किया कि सिजदा और पेबोस का भी प्रथा शुरू किया था। अब उसने क्या किया कि और ज्यादा कठोर शासन करने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, लौह मतलब तलवार है ये था, और बोला क्या कि खून पी जाएंगे अगर ज्यादा इधर उधर करोगे तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने। ठीक है, एक और बताना है कि विश्व इतिहास में, ठीक है, विश्व इतिहास में एक ऐसा नेता का नाम बताना है जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क। ठीक है, क्या नाम था? बिस्मार्क, जो जर्मनी के एकीकरण में भाग लिए थे। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी भूमिका थी। तो किसका? बिस्मार्क का। ठीक है, अगला बताना है दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग होता था। ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, उसके बाद उलुग खां की उपाधि किसे दिया गया था? बलबन को। ठीक है, उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, जो उसका दामाद। बहुत अच्छा पकड़े। जो नसरुद्दीन महमूद जो है बलबन का कौन थे? दामाद। ठीक है, जिसने उसे उलुग खां की उपाधि दिया था। हो गया। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में। ठीक है, वहीं पूछे अमीर हसन, तो बलबन के दरबार में। ठीक है,
अगर पूछे तूतिए हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, ठीक है, मतलब भारत का तोता, ठीक है। तो तूतिए हिंद किसे बोला जाता था? अमीर खुसरो को। बताना है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो को गुरु का निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो बताना है कि अमीर खुसरो जो है कितने शासक के शासनकाल तक भारत में रहे थे? मतलब कहने का अर्थ है कि अमीर खुसरो जो है कितने शासक के समय में वो रहे थे, दरबार में रहे थे? तो 8, ठीक है, कुल 8 शासक थे जिसके दरबार में वो रह चुके थे, ठीक है, मतलब शासन काल में रह चुके थे वो। और लेकिन अगर वही पूछे निजामुद्दीन औलिया तो 7, ठीक है। अमीर मतलब कह सकते हैं कि बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तक वो रहे थे अमीर खुसरो, ठीक है, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, ठीक है। तो कुल 8, कितने? 8 हो गया। अगर पूछे सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो अमीर खुसरो, ठीक है, किसे जाता है? अमीर खुसरो। वही बताना है कि कवाली गायन का प्रचलित किसने किया था? अमीर खुसरो, ठीक है। अगर पूछे खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। हो गया। अगला बताना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? कैमूर्स, ठीक है, हाँ, समुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स याद रखना है, ठीक है। तो कौन थे? कैमूर्स। तो बताना है कि कैमूर्स की हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। सेंस लगाती है, ठीक है, याद नहीं भी है कोई बात नहीं, सेंस इसके बाद तो आएगा ही। तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, नहीं बख्तियार खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो हाँ, कैमूर्स, ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे उसकी हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अगर पूछे कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? नहीं, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है, सेंस नहीं चलेगा आपका, ठीक है। हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, ठीक है। इसने यह भी कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ठीक है, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, सुल्तान आएगा तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। किसने कहा था? गयासुद्दीन औलिया, मतलब इसका ले लिए गयासुद्दीन और उसका ले लिया औलिया, वाह। कोई तो होगा। तो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, किधर से भी आएगा सुल्तान तो हम निकल लेंगे दूसरे दरवाजे से, ठीक है। अगला बताना है, अब आते हैं खिलजी वंश में, ठीक है। तो खिलजी वंश का समयावधि, टाइम पीरियड बताना है 1290 से 1320 320 1290 से 1320 तक, ठीक है। तो खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320 तक, ठीक है। तो बताना है कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुआ था? खिलजी वंश का, ठीक है। तो बताना है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगर शॉर्ट में याद रखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? किलोखरी, ठीक है, क्या नाम है? किलोखरी, ठीक है, किलोखरी दिल्ली के नजदीक में था किलोखरी, ठीक है। तो खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? किलोखरी, ठीक है। अगर पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो उग्रवादी था या उदारवादी था? उदारवादी था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो उदारवादी, जब जान रहे हैं कि उदारवादी का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो जो है दया, उदारवादी मतलब कि वो सबके प्रति उदार भावना रखते थे, ठीक है, वो कोई आक्रामक भावना नहीं रखते थे, ठीक है, मतलब सबसे प्यार से बात करते थे, ठीक है। हाँ, अहिंसात्मक बोल सकते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है।
तो दिल्ली सल्तनत में एक और बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये दोनों जो थे उदारवादी थे, ठीक है, बाकी सब आक्रामक था। हो गया। अगला बताना है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो उसका भतीजा और दामाद भी थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चाचा जान आप बहुत दिन तक जी लिए, उसको जो है कत्ल कर दिए थे, ठीक है। तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब किए थे? 1296 में, ठीक है। कब किए थे? 1296 में, ठीक है। 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिए थे, ठीक है। और किस स्थान पर किए थे? तो कड़ा मानिकपुर, ठीक है। क्या नाम है? कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर। हो गया। अगला बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली या गुरसप, ठीक है। क्या नाम था? गुरसप, अली एवं गुरसप, ठीक है। अली भी था और गुरसप भी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसप, अली गुरसप, ठीक है, अली एवं गुरसप। अगला बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के सुल्तान कब बने थे? तो 1296 में, ठीक है, उसने हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। और उसने अपने राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? दिल्ली में ही करवाए थे। कहाँ पर? तो बलबन द्वारा बनाया गया लाल महल में, ठीक है। क्या नाम है? बलबन द्वारा बनाया गया लाल महल में, ठीक है, जिसका निर्माण बलबन ने किया था। हो गया। अगला बताना है कि अभी तक सब जितना भी शासक था वो सब अस्थायी सेना रखते थे, ठीक है, अस्थायी सेना रखते थे। और वो सब क्या करते थे कि जैसे कोई लड़ाई किया, अनाउंस कर देते थे कि बताओ कौन कौन लड़ाई में भाग लोगे, ठीक है, उसको बहुत सारा धन दौलत मिलता था। लेकिन इसने कहा कि हम जो है अस्थायी सेना रखेंगे। तो अगर पूछे अस्थायी सेना की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो अस्थायी सेना रखेगा तो वेतन भी देना होगा उसको, तो वेतन, ठीक है, नगद वेतन इसने देना शुरू किया। इससे पहले क्या होता था कि उसको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है, सेनाओं को जो है लड़ाई से आता था, उसके बाद उसको जमीन का टुकड़ा उसमें दे दिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया? नगद वेतन देना शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो अगर पूछे नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके सेनाओं ने बहुत सारे, मतलब बहुत सारा घोड़ा भी रखते थे। तो होता क्या था कि उस टाइम में, जैसे कि उस टाइम होता था क्या कि जब बहुत सारा सेना होते थे, उसने जो अपना घोड़ा बेच देते थे, ठीक है, घोड़ा बेच देते थे और बोलते थे कि मर गया घोड़ा, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता था। तो इसने क्या किया कि घोड़ा का पहचान कैसे करेंगे? तो घोड़ा दागने की प्रथा, ठीक है। तो अगर पूछे कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और उसने क्या किया? सैनिकों की हुलिया लिखने का भी प्रथा शुरू किया था, ठीक है, कि पहचान कैसे करेंगे। जैसे हम लोग का हुलिया कैसे पहचान होता है? तो आधार कार्ड से, ठीक है, आधार कार्ड पे ठप्पा लगाइए, हुलिया आपका दिख जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम लोग नहीं दिखता है आधार कार्ड का उसमें असली हुलिया दिख जाता है, ठीक है। आधार कार्ड का जो है ना असली हुलिया देखना है तो आधार कार्ड, ठीक है। तो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब बताना है कि लूट का धन जो लाते थे उसे क्या कहा जाता था? खम्स, ठीक है, खम्स कहा जाता था, ठीक है। तो क्या होता था कि जब उसने वेतन देना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने अस्थायी सेना रख लिया, तो अब जो लूट का धन लाता था उसमें से उसको हिस्सा नहीं देता था, ठीक है, मतलब देता था, लेकिन पहले क्या था, कम कर दिया, ठीक है। पहले क्या था कि सुल्तान का हिस्सा जो है 1/4 था, ठीक है, लेकिन जब ये आया तो उसने 3/4 कर दिया, क्योंकि अब जो है जब तुम लोग को देने लगे वेतन तो अब उसमें हिस्सा नहीं, ठीक है। तो अगर पूछे कि सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वहीं अगर पूछे मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने बाजार नियंत्रण, ठीक है, मतलब बाजार में जो है अगर कोई मतलब ठगी प्रथा कर रहा है तो उसका भी देखरेख के लिए उसने जो है नियुक्त किया था अधीक्षक, ठीक है। तो बताना है कि प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था, उसे क्या कहा जाता था?
बाजार का अधीक्षक को सहना ए मंडी, ठीक है। क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी, ठीक है। सहना ए मंडी वो होते थे प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, ठीक है। और उसमें से अगर मान लीजिए कोई बेईमानी करता था, माप तौल में कोई गलती करता था, ठीक है, तो उसका क्या करता था? उसका मांस नोच लेता था, ठीक है। तो सबको लगने लगा कि नहीं अब काम नहीं रखेंगे, ठीक है, ज्यादा थोड़ा रख लेंगे सो सही, काम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो डर था सभी को, हाँ, बेईमानी खत्म कर दिया था। तो बताना है दीवान ए रियासत, ठीक है। दीवान ए रियासत क्या था? पहले ये बताना, दीवान ए रियासत क्या था? जो बाजार में सर देखभाल करता था, नियंत्रक, ठीक है, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है, उसे कहते थे दीवान ए रियासत, ठीक है। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, उसे क्या कहते थे? दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत की नियुक्ति किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत जो नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था याकूब, ठीक है। क्या नाम था? याकूब, याकूत नहीं, ठीक है, याकूब, मलिक याकूब, ठीक है, मलिक याकूब। वो याकूत नहीं पढ़ना आपको, रजिया सुल्तान वाला नहीं, ठीक है, मलिक याकूब, ठीक है। तो दीवान ए रियासत अगर पूछे तो मलिक याकूब हो गया। अगला बताना है बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता था, उसका नाम क्या था? वही मंडली, बरीद, ठीक है। क्या नाम था? बरीद। बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता था, ठीक है। यही जो है ना, यही चेक करता था, बटखरा तटखरा सब यही चेक करता था, किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो उसको बरीद बोलते थे, ठीक है। मतलब तोलने वाले व्यक्ति जो है बेईमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बेईमानी को रोकने के लिए नियुक्त किया था, हो गया। अगला बताना है कि दक्षिण भारत में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान का जिम्मा किसे सौंपा था? मलिक काफूर को। किसे सौंपा था? मलिक काफूर को, ठीक है। तो मलिक काफूर को और किस नाम से जाना जाता था? हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी, क्योंकि उसको 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है, तो उसे कहा जाता था 1000 दिनारी, ठीक है। तो अगर पूछे कि मलिक काफूर को कब खरीदा था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1299 में, ठीक है। 1299 में गुजरात अभियान के दौरान इसने देखा था और एकदम बहुत और बहुत अच्छा लगा इसको देखने में, ठीक है, तो इसने उसको खरीद लिया, ठीक है। काम अच्छा लगा कि इसको देखने में भी अच्छा था, ठीक है, देखने में भी अच्छा था और बहुत खतरनाक भी था, तो इसे खरीद लिया था, ठीक है। 1000 दिनार में, ठीक है। अगला बताना है कि तारीखे फिरोज शाही का लेखक कौन है? हाँ बोलिए। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी हमें किससे मिलती है? तारीखे फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीखे फिरोज शाही, ठीक है। अगला बताना है रेहला की रचना किसने किया था? इब्न बतूता। रेहला की रचना इब्न बतूता। वही बताना है खजाइनुल फतू की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो। किसने किया था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। अब बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है लगाए जाने वाले 2 नवीन कर का नाम बताना है। क्या नाम था? चराई कर और गढ़ी कर, ठीक है। चराई कर और गढ़ी कर। तो बताना है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, वो कौन सा कर? चराई कर, ठीक है। दुधारू पशुओं पर चराई कर। वही बताना है कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गढ़ी कर। क्या नाम था? गढ़ी कर, हो गया। अगला बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने कुल कितने बार आक्रमण किए थे? 6 बार। अब एक बार किए थे क्या? 6 बार, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने कुल 6 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। अगर आप किए होंगे तो एक बार और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 7 बार हो जाएगा। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में, ठीक है। इसके बाद आता है एक मुबारक खां, ठीक है। कौन आता है? मुबारक खां, ठीक है। तो मुबारक खां बोला कि कोई खलीफा वलीफा हम नहीं जानते, ठीक है। इसने खुदे अपने से खलीफा का उपाधि धारण कर लिया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन करते थे उसे खलीफा से जो है प्रमोशन लेना होता था, ठीक है।
तो मुबारक खां एक ऐसा शासक थे, उसने क्या की, खलीफा वलीफा कुछ नहीं जानते हैं, हम खुद खलीफा हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि खलीफा की उपाधि धारण किया था किसने, मुबारक खां, ठीक है। क्या नाम था, मुबारक खां, ठीक है। अब आता है अंतिम खुसरो खां, ठीक है। तो खुसरो खां जो थे वो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कौन थे, खुसरो खां, खुसरो खां, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब कल से हम लोग तुगलक वंश से पढ़ेंगे, तुगलक वंशी पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में टॉपिक डाल दिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटी की ओर। चलिए बताना आप लोग को, आज से स्टार्ट होता है भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल, भारतीय संविधान की अनुसूची। बताना है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची। कितने अनुसूची, 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची, ठीक है। कितने हैं, 12 अनुसूची, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया था, रूस से। लेकिन अगर पूछे मौलिक अधिकार, अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा सब भूल के बैठ गए, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ। बताना है कि राज्यों का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। लेकिन वहीं अगर पूछे विधि का शासन, ब्रिटेन से, ठीक है। अगर पूछे उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, अमेरिका से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। वहीं पूछे अगर राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटेन से, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। अगर पूछे समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। हो गया, रिवाइज कर लिए। अब जो है बताना है कि संविधान में जो है 80% से भी अधिक जो है बात को लिया गया है कहाँ से, 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अगला बताइए कि भारत, ठीक है, दैट इज इंडिया, ठीक है। भारत जो है भारत संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, पहला अनुसूची। कौन सा अनुसूची, पहला अनुसूची। तो बताना है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों में कितने राज्य, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 8, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य 28। तो कौन सी अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख है, ठीक है। प्रथम अनुसूची में, ठीक है। अगला बताना है कि उसके बाद हो गया राज्य एवं राज्यों का संघ हो गया। ये प्रथम अनुसूची में भी मिलेगा, प्रथम अनुच्छेद में भी मिलेगा, प्रथम भाग में भी मिलेगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कौन सी अनुसूची में, वेतन एवं भत्ते, ठीक है। वेतन एवं भत्ते दूसरा अनुसूची में, ठीक है। अगर पूछे राज्यपाल का वेतन तो वो भी दूसरा में, ठीक है। अच्छा, बताना है कि राष्ट्रपति का भी वेतन कितना है, 4 लाख, 1 लाख आप ले लीजिएगा, 5 लाख है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, ठीक है। अगर वही पूछे उपराष्ट्रपति का वेतन तो उसका हो जाएगा 4 लाख, नहीं 5,000, आप तो और कम हो गया, 3 लाख, 4,80,000, ठीक है। 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। 3 लाख 1, 3 लाख 2। चलिए बताना है कि शपथ तीसरा में, ठीक है। शपथ कितना में, तीसरा में। तो याद रखना है शपथ, ठीक है, तीसरा अनुसूची में। अगर वेतन भत्ता पूछे तो दूसरा अनुसूची में। वहीं पूछे भारत राज्यों का संघ है, पहला अनुसूची में, ठीक है। अगर पूछे कि राज्यसभा में सीटों का विवरण, हाँ, चौथा अनुसूची में, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का विवरण चौथा अनुसूची में, ठीक है। अगर पूछे SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख, 5वां अनुसूची में, ठीक है। SC ST के बारे में 5वां अनुसूची में। लेकिन अगर वहीं पूछे कि विशेष राज्य, ठीक है, विशेष राज्य पूर्वोत्तर राज्य, क्या क्या, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख कौन सी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। कौन सी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। अगर पूछे 3 सूची कौन सी अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, ठीक है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी सूची में? 7वीं अनुसूची में। हो गया। अगला बताना है कि 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। तो बताना है कि हमारे मूल संविधान में, ठीक है, कि 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन अभी 22 भाषाएं। ठीक है, तो बताना है कि सबसे पहली भाषा कौन सी थी जिसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा कब जोड़ा गया था? 67 में। ठीक है, 67 में सिंधी भाषा, 67 में सिंधी भाषा। ठीक है, तो कौन सा संविधान 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, तो सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में। अब बताना है कि नमक 9 से नेपाली। ठीक है, 9 से नेपाली। उसके बाद म से मणिपुरी। ठीक है, और क से कोकनी। 16, 17, 18। ठीक है, 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में कब जोड़ा गया था? 1992 में। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, तो हो गया 14, 15, 16, 17, 18 तक हो गया। अब बचा 4 गो। तो बताना 4 गो भाषा जो जोड़ा गया था कौन सा संशोधन में? संशोधन 92वां। ठीक है, कौन सा संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब? 2003 में। ठीक है, 2003 में। तो कौन कौन सी भाषा थी? 4 बोर्ड मास। बहुत अच्छा, हाँ, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास मतलब बोड़ो। ठीक है, बोड़ो। उसके बाद डी से हो गया डोंगरी। ठीक है, एम से हो गया मैथिली, मणिपुरी नहीं, एम से मैथिली। ठीक है, और एस से संथाली, एस से संथाली। ठीक है, तो जोड़ दिए तो हो गया कितने भाषा? 22 भाषा। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा। हो गया। अगला बताना है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, तो यह किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। ठीक है, अगला बताना है कि दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत इसे रोका गया था दल बदल को? तो 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अगला बताना है पंचायती राज 11वीं। ठीक है, पंचायती राज 11वीं। अगर पूछे नगर पालिका 12वीं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में दोनों चीज हो जाता है, नगर पंचायत भी और नगर पालिका भी। ठीक है, तो लेकिन अगर पूछे शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। तो बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए कुल कितने विषय हैं? 29 विषय है। ठीक है, और पंचायती राज संस्थाओं को जो है जोड़ा गया था केवें संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992, 93 बोल सकते हैं। विधेयक था 93। ठीक है, अधिनियम 92। हो गया। अब बताना है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन में कार्य करने के लिए कुल कितने विषय थे? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। लेकिन पंचायती राज में 29 विषय। ठीक है, तो नगर निगम में, नगर पालिका में 18 विषय और नगर पंचायत में 29 विषय। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं अनुसूची। बताना है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? राज्य सूची में सर थे, हाँ, 66। ठीक है, कितना थे? 66। लेकिन वर्तमान में 61। ठीक है, एक हटाते हैं 65। पहले थे 66। ठीक है, अभी हो गया 61। तो बताना है कि जो है पुलिस कौन सी सूची में? पुलिस वो राज्य सूची में। ठीक है, पुलिस राज्य सूची में। वहीं अगर पूछे रेल हो जाएगा आपका संघ सूची में। रेल संघ सूची में। डाकघर संघ सूची में। ठीक है, कृषि हो जाएगा राज्य सूची में। कृषि राज्य सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में।
बताना है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? 47 अभी 52 थे 47, ठीक है, अभी है 52, ठीक है। तो 5 विषय कौन कौन जोड़ा गया था ये पता है? शिक्षा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। पहला शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा वन, ठीक है, तीसरा वन, चौथा वन्य जीव, ठीक है, चौथा वन्य जीव, पांचवा मापतौल, ठीक है, पांचवा मापतौल हो गया। तो बताना है कि बिजली, बिजली कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में, ठीक है। बिजली कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में। बताना है जेल, जेल जो आता है कौन सूची में? राज्य सूची में, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कि राज्य सूची किसे कहते हैं? तो ये बात सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हम डायरेक्ट सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, ठीक है। तो जिसपे संघ कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं, जिसपे राज्य कानून बनाते हैं उसे, फिर से बोल दिए क्या? गलती बोल दी क्या? तो जिसपे संघ कानून बनाते हैं उसे संघ सूची बोलते हैं, ठीक है। जिसपे राज्य कानून बनाते हैं उसे राज्य सूची, लेकिन जिसपे दोनों का हक होता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से संघ अगर उसमें कानून बना दिया है तो वही मान्य होगा, ठीक है, संघ सूची वाला ही हो गया। तो इसमें अब सवाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सवाल और है, बताइए विदेशी मामले कौन सी सूची में? संघ सूची में है, ठीक है। समवर्ती सूची में राज्य नहीं बनाता है। तो विदेशी मामले संघ सूची। बताना मुद्रा और बैंकिंग संघ सूची, ठीक है। मुद्रा बैंकिंग संघ सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय? हाँ, वर्तमान में 100, इससे पहले कितना था? 97, ठीक है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है, और इससे पहले कितने थे? 97 हो गया। यस सर। क्या बोले? तो ये हो गया कंप्लीट, अनुसूची कंप्लीट हो गया। एक और टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, भाग बाकी है। भाग में आज पहला भाग पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। पहला भाग छोटा सा है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा है देसी रियासत, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा टाइम कितना हुआ है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। चलिए बताइएगा, देसी रियासत, ठीक है, का भारत में विलय, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत जब आजाद हुए थे उस टाइम क्या हुआ कि कुछ कुछ देसी रियासत रह गया था। तो लगभग 552 से भी अधिक, ठीक है, 552 से भी अधिक राजवाड़ा जो थे वो रह गए थे, ठीक है। तो उसमें बताना है कि उसको मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसमें से जो है देखिए रह गया था कुछ कुछ राजवाड़ा। तो जैसे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद रियासत रह गया था। तो सबको पहले दिया था 3 ऑप्शन, ठीक है। बोला था आप क्या कीजिएगा, आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या भारत में मिल जाइए, या फिर आप अपना अलग राज्य बना लीजिए, ठीक है, अलग देश बना लीजिए। तो हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को मिलाया गया था? पुलिस प्रशासन नहीं, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, ठीक है। वहीं बताना है कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया था? जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह, ठीक है। जूनागढ़ रियासत में जो है मतलब बहुत ज्यादा हिंदू निवास करते थे, ठीक है। लेकिन वहां का जो शासक थे जिसका नाम था महावत खान, क्या नाम था? महावत खान, ठीक है, क्या नाम था? महावत खान। तो महावत खान जो है, महावत खान जो थे उससे कहा गया कि आप जो है भारत में मिल जाइए, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, भारत में हम नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे जाके। तो हैदराबाद कहाँ पे? इधर, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे? उधर। तो बोला नहीं, मिलना तो नहीं देंगे। तो उसको क्या किया, वहां पे जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। तो महावत खान भाग गए, पाकिस्तान भाग गए। सुने एक कुत्ता भी लेके भाग गए थे, ठीक है। एक उसके साथ कुत्ता था, कुत्ता को लेके भी चले गए थे, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे। अपनी पत्नी को यहीं छोड़ के वो भाग गया, कुत्ता को लेके साथ। तो पूछे अगर सवाल में आया कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह कराया गया था, ठीक है, जनमत संग्रह। तो उसमें जो है जूनागढ़ को मिलाया गया। वहीं अगर पूछे हैदराबाद को कैसे मिलाया था? ऑपरेशन पोलो के तहत
पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। वहीं अगर पूछे जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत का विलय कैसे किया था? विलय पत्र पर साइन करवा के, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह, ठीक है। उसने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में मिल गए थे। कहानी बहुत बड़ा है लेकिन अभी शॉर्ट में पार करते हैं, ठीक है। तो देशी रियासत को भारतीय संघ में जो है मिलाने का श्रेय किसे जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, जिसे भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं और भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एकीकरण में साथ दिए, ठीक है। तो दो आदमी थे, एक तो वीपी मेनन और एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब बताइएगा, भाग याद किया है ना? बताइएगा कि पहला भाग, ठीक है, भाग 1 में संघ एवं राज क्षेत्र बताए ना कि संघ रहे, अनुसूची रहे या अनुच्छेद रहे, ठीक है, उसमें यही रहेगा। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कितने भाग में? पहला भाग में, ठीक है। वही बताना है नागरिकता, दूसरा भाग नागरिकता, दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तीसरा भाग बताना है संघ, पांचवा भाग में, ठीक है, संघ, पांचवा भाग राज्य, छठा, ठीक है, संघ हो गया पांचवा में, राज्य छठा में। वही पूछना है संघ शासित क्षेत्र, आठवां में, ठीक है। संघ हो गया 5 में, संघ हो गया 5 में। और अगर पूछे संघ राज्य क्षेत्र जिसको केंद्र शासित फिर बोलते हैं तो वो हो गया 8 में, ठीक है। वहीं अगर पूछे नगर पालिका 9 का क में, ठीक है। हाँ, अगर पूछे पंचायत 9 में, पंचायत 9 में, नगर पालिका 9 का क में, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि नीति निर्देशक तत्व 4 में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व 4 में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व 4 में। मूल कर्तव्य 4 का क में, मूल कर्तव्य 4 का क में। बताना है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, कौन सी भाषा? 17 में, ठीक है, 17 में। राजभाषा 17 में, राजभाषा 17 में। संविधान संशोधन कौन सी भाग में? संविधान संशोधन 20, ठीक है, संविधान संशोधन 20, ठीक है, संविधान संशोधन 20। आपात उपबंध 18, ठीक है, और से 18 और से आपात उपबंध, ठीक है। तो आपात उपबंध 18, ठीक है। अगला बताना है कि सब लगातार ही पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, प्रथम संघ एवं राज्य, उसमें था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। लेकिन अगर पूछे संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11, ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11, ठीक है। संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं 14, ठीक है। जाल बिछा देते हैं, फटाक से फंस जाते हैं, ठीक है, एक को जरा लेट नहीं करते हैं। तो क्या पूछे अभी हम? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11 में, ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11 में, ठीक है। लेकिन संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में। नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसको पढ़ के कंप्लीट करना होगा, तब जो है ठीक रहेगा। इस तरह जो है यहाँ वहां से। अच्छा, पूछते हैं अनुच्छेद, ठीक है। बताना है संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। वहीं बताना नागरिकता 1 से नहीं, नागरिकता 5 से 11, ठीक है, नागरिकता 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 का क, 51 से नहीं, 51 का क, ठीक है, मूल कर्तव्य 51 का क, ठीक है। संघ हाँ 52 से 151, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 में संघ, ठीक है, 52 से 151 संघ, ठीक है। वही पूछे राज्य 152 से, हाँ 151 में खत्म हो गया, अब 152 से शुरू होता है 237, ठीक है, 152 से 237 राज्य, ठीक है। अगला बताना है कि पहली अनुसूची के भाग ख के, ठीक है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है, 238 में, जिसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में उसे निरस्त कर दिया, ठीक है। अगला बताना है नगर पालिका
नगर पालिका 239 से सर नहीं, 243 तो से 243 से यक्ष, ठीक है, यक्ष। हो गया, इसको छोड़ दे। नहीं अच्छा, बताना है संविधान जो संशोधन होता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? 368, ठीक है। तो संविधान में संशोधन 368, ठीक है, महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत वेरी वेरी वीवीआई है, ठीक है। तो संविधान संशोधन 368, ठीक है, संविधान संशोधन 368 और भाग 20, ठीक है, भाग 20, हाँ, संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन भाग 20, ठीक है। निर्वाचन आयोग 20 से 29, 324 से 329, हाँ, बहुत अच्छा, 324 से 329, ठीक है, और भाग 15, ठीक है, निर्वाचन आयोग भाग 15, निर्वाचन आयोग भाग 15, ठीक है। तो भाग 1 को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भाग 1 को, भाग 1 में क्या है? तो वही राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो भारत दैट इज इंडिया कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में, ठीक है। इंडिया जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, तो पहला अनुच्छेद, ठीक है। अगला बताना है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, कौन सा अनुच्छेद? दूसरा पहला अनुच्छेद, ठीक है, पहला अनुच्छेद। अगला बताना है कि हम पूछे क्या, भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, नहीं, अनुच्छेद 1 में, ठीक है। वो चीज जो है ना, वो चीज क्या है कि वो क्या है कि ठीक है, नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना, वो दूसरा, तीसरा में भी बताते हैं, वो बता देते हैं, ठीक है। तीसरा में है कि नए राज्य का निर्माण, ठीक है, नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, या उसका सीमा या उसका नाम में अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो तीसरा क्षेत्र, ठीक है, तो वो तीसरा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर सुनिए, बताते हैं, जैसे असम को मिलाया गया भारत में, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तीसरा, ठीक है। तो अगर विदेशी राज्यों को हम अपने राज्य में मिलाएंगे, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तीसरा। विदेशी दूसरा, चाइना का कोई भी अगर क्षेत्र को हम अपने भारत में लाएंगे तो दूसरा अनुच्छेद। तो इसमें तो दिया गया है सर यही, एनसीईआरटी से देखना होगा, ठीक है। हो सकता है सर, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए देखिए, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3, ठीक है, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3। अगर उसके सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3, ठीक है। अगर उसके नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3, ठीक है। लेकिन भारत के संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश, हाँ, संघ में नए राज्य, तो ये है 2 में, ठीक है, ये है 2 में, संघ में नए राज्य का प्रवेश 2 में, ठीक है, हाँ, उसकी स्थापना की भी सकती है अनुच्छेद 2 में, हो गया। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, ये कौन से अनुच्छेद में? दूसरा, पहला, ठीक है, ये पहला अनुच्छेद में। लेकिन अगर पूछे कि अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, ठीक है, वह साधारण विधेयक से पारित होगा, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 4 में, ठीक है, हो गया। बाकी इसको डिटेल से फिर अगले टॉपिक में अगले दिन में देख लेंगे, ठीक है। भाग 1 से ही शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए टॉपिक समाप्त होता है, अब थोड़ा सा साइंस का टॉपिक चलेगा।
गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग होता है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप जब वीडियो देखिएगा उसी समय अपने से बोल लीजिएगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक ना, जो बोलना है। तो चलिए लुसेंट का टॉपिक समाप्त हो गया, अब साइंस का स्टार्ट करते हैं, समय भी काफी हो गया। हम लोग का क्या था, आधुनिक भौतिक ना। बताइएगा चालकता सबसे अधिक किसमें होता है, चालक में, अर्धचालक या कुचालक? चालक में। चालकता सबसे अधिक चालक में, उससे कम अर्धचालक, उससे कम कुचालक। प्रतिरोध सबसे अधिक किसमें होगा, कुचालक में। किसमें होगा, कुचालक। फिर इसी तरह अर्धचालक उससे कम चालक में। चलिए अगला बताइएगा, दो अर्धचालक का नाम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसके बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। बताए भी थे, 1 2 3 धातु, 4 अधातु, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 नहीं, चार तो वही तो सब बोल रहे हैं, 4 उपधातु, बाकी सब अधातु। चलिए तो बताइए 14 किसका परमाणु संख्या है, सिलिकॉन। वही जर्मेनियम का कितना है, 32। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, मेमोरी चिप में, आईसी में, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का रंग कैसा होता है, सुनहरा पीला होता है, सुनहरा पीला होता है। अर्धचालक कैसा बंधन बनाते हैं, सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले रहे तो वो कैसा चालक, शुद्ध अर्धचालक। वहीं सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ मिला दे तो अशुद्ध अर्धचालक। बताइएगा शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। वहीं बताए थे खानों में जो अशुद्धियां रहता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर क्या होता है, डोपिंग कहलाता है। वो अशुद्धियां मिलाने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। बताइए डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का अर्थ है कि अर्धचालक में अगर अशुद्धियां बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक की से क्या होता है, उसकी चालकता अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चालक में प्रतिरोध और तापमान के बीच कैसा संबंध होता है, चालक में प्रतिरोध और तापमान के, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। तो समानुपाती कैसा होता है, समानुपाती। चालक में अगर पूछा जाए प्रतिरोध और तापमान का कैसा होता है संबंध, तो समानुपाती। प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वहीं अर्धचालक में प्रतिरोध तापमान के बीच व्युत्क्रमानुपाती। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। वहीं चालकता देखे, चालक में तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती और अर्धचालक में भी प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान 0 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो बताइएगा संसार का सबसे न्यूनतम तापमान पर चालक किस तरह व्यवहार करते हैं, चालक, हाँ, अति चालक की तरह व्यवहार करते हैं। वहीं अर्धचालक किस तरह व्यवहार करेंगे, कुचालक। किस तरह, कुचालक। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। संसार के न्यूनतम तापमान कहने का -273 डिग्री सेल्सियस पर चालक अति चालक के रूप में व्यवहार करेगा, वहीं अर्धचालक कुचालक के रूप में कार्य करेगा। अगला बताइएगा, डायोड का खोज किसने किया है, फ्लेमिंग ने किया है। डायोड का खोज फ्लेमिंग में किया है। डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। डायोड का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए। डायोड किससे मिलकर बना होता है, अर्धचालक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अर्धचालक से। और इसका क्या काम रहता है, एसी को डीसी में बदलना। स्टेबलाइजर में
ऑटो कट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या है? स्टेबलाइजर से याद आ रहा है। क्या याद आया? स्टेपलर नहीं बोल पाते थे, स्टेबलाइजर बोल रहे थे। अच्छा, तो चलिए कुछ तो बोलते थे। तो जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेबलाइजर में ऑटो कट के लिए, ठीक है। टनल डायोड का अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। डोप किया हुआ क्या होगा? पीएन जंक्शन डायोड। ये पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से डायोड का उपयोग फास्ट स्विचिंग में किया जाता है? ग्रिड का क्या होता है? ग्रिड टनल, ठीक है। क्या होगा? टनल डायोड का उपयोग किया जाता है फास्ट स्विचिंग में। फास्ट स्विचिंग समझ रहे हैं ना? क्या होता है? नहीं सर। सर्किट जो ऑटो गिर जाता है, एमसीबी देखे हैं? हाँ, एमसीबी में कुछ भी अगर सर्किट होगा तो वो अपने गिर जाएगा, कट जाएगा लाइन। डायोड को परिपथ में दो तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। एक फॉरवर्ड और एक रिसीवर, ठीक। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अगला। डायोड का उपयोग किस को किस में बदलने में किया जाता है? अभी बताया तुरंत। एसी को डीसी में। डायोड का उपयोग और कहाँ किया जाता है? और सर हाँ, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का भी काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। और इन्वर्टर का काम क्या है? सही है, सही है। इन्वर्टर देखिए, हम देखते हैं तो डर जाते हैं, तुरंत चेंज कर देते हैं। दो ही चीज है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। तो जब बैटरी से हम एसी दे रहे हैं तो क्या होगा? इन्वर्टर करेगा ना, ये डीसी को एसी में। वही डीसी को एसी में कर दिया, अभी एसी को डीसी में कौन करेगा? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में किसका प्रयोग किया जाता है? डायोड का। रेक्टिफायर में डायोड लगा हुआ रहता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी क्या होता है? लिक्विड। सर लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, यह डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी क्या करता है? ये सब लगा हुआ क्या है? एलईडी। ये चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा एलईडी अन्य बल्ब या लैंप के तुलना में इस लाइट अधिक देगा लेकिन खपत, ऊर्जा की खपत कम करेगी। ऊर्जा की खपत कम करेगी, बहुत अच्छा। पर्यावरण के लिए बहुत कम प्रदूषित होगा, ठीक है। अब बताइएगा एलईडी से कौन से तरंग निकलता है? रेडियो तरंग। वेरी गुड। कौन सा तरंग? रेडियो तरंग। और रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रिमोट कंट्रोल में, बहुत अच्छा। कैलकुलेटर में, टीवी या मोबाइल के डिस्प्ले में भी रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा मोबाइल देखना नहीं चाहिए, ठीक है। टीवी क्या, मोबाइल ज्यादा उपयोग करते हैं इसीलिए चल गया, ठीक है। अच्छा, ये को डिनोटेड कर दिए ना, सभी को बता रहे हैं, ऑनलाइन वाला भी, कि मोबाइल या टीवी के सामने ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। चालू मोबाइल ना, चालू टीवी सामने। हाँ, चालू टीवी सामने। तो बंद टीवी सामने बैठ के क्या कीजिएगा? चलिए अगला बताइएगा, अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने ट्रायोड का निर्माण किया था? एलडी फॉरेस्ट, ठीक है। एलडी फॉरेस्ट ने किया था। कब? 1907 में। और कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड और ग्रिड। यहाँ से बताइएगा सर, कैथोड पर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस रहता है। कैथोड पर माइनस, एनोड पर प्लस। क्या गपिया रहे हैं? नहीं सर, एनोड और कैथोड। अच्छा, ग्रिड का कार्य क्या है, बता सकते हैं? ग्रिड का कार्य क्या है? ग्रिड का कार्य क्या है? भूल गए। धारा को नियंत्रित करना। ग्रिड का काम है धारा को नियंत्रित करना। ट्रायोड अर्धचालक का बना होता है क्या? नहीं, ठीक है। ट्रायोड अर्धचालक का नहीं बना होता है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। पीएनपी और एनपीएन, बस इतने याद रखिए। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एम्पलीफायर में, ठीक है।
एम्पलीफायर में किया जाता है, रेक्टिफायर में किया जाता है। चलिए अगला, जंक्शन में खराबी निर्माण में खराबी के कारण क्या होता है? जंक्शन में खराबी निर्माण के कारण खराबी किसके खराबी के कारण होता है? यहाँ लिखा है, लिखने चाह रहा है जंक्शन में जो खराबी होता है वो किसके खराबी के कारण? तो ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर अगर खराब हो गया तो उसका जंक्शन में भी खराबी। एम्पलीफायर मतलब समझ गए ना? एम्पलीफायर क्या होगा? हाँ क्या होता है सर? मशीन जानते हैं, बाजा बजाने वाला, वही होता है एम्पलीफायर। हाँ हाँ, पीछे में जो ट्रांजिस्टर बोर्ड लगा होता है गोल गोल, स्टेशन पकड़ता है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया है? हर्ट्ज ने, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो रुडोल्फ डीजल ने किसका क्या खोज किया है? रुडोल्फ डीजल का, ठीक है। हाँ उसका नाम है वही है, रुडोल्फ डीजल, जिसने डीजल का खोज किया है, समझे। और रुडोल्फ हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया? कब? 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1905 में इसका व्याख्या किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? कब? 1905 में। कब दिया था और किस सिद्धांत पर कार्य किया था? ये जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो किसके गुण के कारण व्याख्या किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। चलिए अगला बताइए, सोलर प्लेट किसका बना होता है? कौन सी धातु का बना होता है? सोलर प्लेट बताना है कि वो अम्लीय ऑक्साइड का होता है कि क्षारीय? क्षारीय धातु का बना होता है। जब धातु बोल दिए तो कुछ क्षारीय आवे करेगा। सोलर प्लेट जो बना होता है वो किसका बना होता है? क्षारीय धातु। सोलर प्लेट सिलिकॉन का। वही उसका तार जो लगा हुआ रहता है वो चांदी का। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? चोरी को बचाने के लिए। उसके बाद हाँ, बैंक की तिजोरी से चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। और सैटेलाइट में किया जाता है। काले गोरे का भेद करने में किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब क्या बोला? देखिए ये शॉर्टकट सही बता दिए, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को पास होगा तो वहां से ही पता लगेगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में तो सर समझाए दिए, लाइट जला तभी तो कर सकते हैं कि वो काला है कि गोरा है ना, लेकिन साइंस वैसा जवाब नहीं देगा, उसका व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक। स्ट्रीट लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए एक लास्ट आया, लास्ट नहीं कर सकते हैं। प्रदीप्ति किसे कहते हैं? जिसके पास खुद का प्रकाश। बहुत अच्छा, खुद के प्रकाश से चमके उसे प्रदीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य और जुगनू, ठीक है। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? चंद्रमा, मतलब जो दूसरे के प्रकाश लेकर चमके उसे अप्रदीप्त कहते हैं, जैसे चंद्रमा। बताइएगा, प्रदीप्त पदार्थ में जिंक सल्फाइड कैसा रंग उत्सर्जित करेगा? जिंक सल्फाइड नीला रंग, कुनिन सल्फेट नीला रंग, जिंक सल्फाइड और कुनिन सल्फेट नीला रंग, वही फ्लोरिनसीन हरा रंग, कैडमियम बोरेट गुलाबी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। कौन एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है? हाँ, एक वर्णी, लेजर, ठीक है। कौन करता है? लेजर। चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर है। लेजर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? निशानेबाजी में। निशानेबाजी में, बहुत अच्छा। फेफड़ों मतलब जांच कर सर्जरी या पथरी में किया जाता है, वेल्डिंग में किया जाता है, सीडी डिस्क में किया जाता है। चलिए, और लेजर का खोज किया है किसने? एच मेनन ने, कैलिफोर्निया के थियोडोर एच मेनन ने किया है। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स खत्म नहीं सर, एक विविध है।
और विविध को तो नहीं दे सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो विविध में रहेगा सर यंत्र एवं उनके सिद्धांत, और दूसरा रहेगा यंत्र एवं उनके आविष्कारक, जो पीडीएफ में जहां तक डाला जाएगा वहीं तक पढ़ना है, ठीक है। जैसे बड़ा है इसमें अभी, तो ये फिजिक्स का हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री होगा, और केमिस्ट्री शायद मंडे से ही स्टार्ट होगा, ठीक। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी का वैकेंसी भी आ गया है, ठीक है। कम पढ़ने से अब कुछ होने जाने वाला है नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रिवीजन करें जितना पढ़ा दिया। और ऑफलाइन में हो सकता है, ऑफलाइन में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन में रीजनिंग स्टार्ट होने वाला नया बैच 7 तारीख से, शुक्रवार, ठीक है। 7 फरवरी शुक्रवार से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी है रीजनिंग में, अगर चाहते हैं कि रीजनिंग का क्लास करें तो ऑफलाइन आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेंटर तो जान ही रहे हैं, पांडे दुकान नियर देवघर एयरपोर्ट। तो धन्यवाद।